आप सभी को नमस्ते। आपको पता है कि आपने जो एग्जामिनेशन है, जो टेस्ट पेपर 3 है आपका, उसका सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो देखेंगे और समझेंगे भी कि क्या कॉन्सेप्ट है उन क्वेश्चंस के पीछे और सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा स्क्रीन पर, जो जीएस का है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट लिमिटेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस। ठीक है, यहां पे देखिए दो वर्ड्स देखने हैं। पहला है केशवानंद भारती और दूसरा है मामले सर्वोच्च न्यायालय की सीमाएं, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये दो वर्ड्स हमको देखने हैं। आप सभी को पता होगा कि केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। ठीक, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी संविधान की मूल संरचना दी गई थी। इससे पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और इंदिरा गांधी जी ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये बताया था कि भाई प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर यानी जो आपके प्रधानमंत्री होंगे और लोकसभा के अध्यक्ष होंगे उनको जुडिशियल कस्टडी से बाहर रख दिया था, या फिर कहें उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी इन दो के एक्ट्स पे। लेकिन आपको पता होगा कि 1973 केशवानंद भारती केस जो कि 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, इसमें क्या दिया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी संविधान की मूल संरचना दी गई थी और कहा था कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इवन फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को भी संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छुएगा तक नहीं। कहने का मतलब है कि संविधान की मूल संरचना को छोड़कर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट या संशोधन कर सकता है। तो आइए अब देखते हैं। तो पहले ही बता दिया आपको संविधान की मूल संरचना दी थी, तो आपको समझ जाना चाहिए क्या दिया गया होगा? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे ही दिया, और आप आर्टिकल 368 अगर आपको नहीं भी मालूम है तब भी अगर ये पता है कि संविधान की मूल संरचना दी गई थी, तो आप क्या करेंगे? सही ऑप्शन टिक करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर यानी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकती है, यानी उसका संशोधन कर सकती है। संविधान में क्या है? उसके पास पावर है। और कैसे पास करेंगे इसको? 2/3 मेजोरिटी से, यानी 2/3 बहुमत। और ये 2/3 बहुमत किसका होगा? सदन का, यानी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। यानी कह सकते हैं कि जो कुल सदस्यों की संख्या होगी, कुल सदस्य मतलब अगर लोकसभा में 545 है तो उसका 2/3 बहुमत, उसके बाद फिर राज्यसभा का 2/3, उनको जोड़ करके क्या होगा? एक एक्ट आर्टिकल 368 के तहत बनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे एसेंट देते हैं, परमिशन देते हैं, उसके बाद क्या होता है? वो एक्ट बन जाता है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यानी 42nd क्वेश्चन है आपके सामने। द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आपको पता होगा मैंने बताया था आपको दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 42वां संविधान संशोधन और एक है 44वां संविधान संशोधन, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। आपको पता होगा कि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 में ये हुआ करता था कब तक? 1978 तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ही कह दिया था कि कुछ ऐसे जमींदार वर्ग हैं जिनके पास देश की 70% प्रॉपर्टी है। उसी वजह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया था। और इसके तहत क्या बना दिया गया? अब देखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके तहत बेसिकली जो संपत्ति का अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट आपका हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा करके क्या बना दिया गया? लीगल राइट, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस में जोड़ा गया? आर्टिकल 300A जोड़ा गया। और क्या बनाया गया? कानूनी यानी वैधानिक अधिकार आपका बना दिया गया। याद रखिए, संविधान से खत्म नहीं हुआ है, बस फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार से बना दिया गया और पार्ट 12 में जोड़ दिया गया। ठीक, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है? द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है ये तो सही है, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसके बाद इट वाज क्लासिफाइड एज अ लीगल राइट, आपको बता दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको पता चल गया क्या क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा ए और आर, यानी दोनों कथन सत्य हैं और आर क्या है? ए का सही एक्सप्लेनेशन है, या फिर कहें सही परिभाषा या सही तरीके से व्याख्या की गई है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन है। तो एक देखिए वर्ड्स पहले ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट, यानी एक वर्ड आया है सुप्रीम कोर्ट।
आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट कहां से शुरू होता है, आर्टिकल 124 से। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आगे जितने आर्टिकल होंगे वो सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे, लाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 के बाद बात होगी। आर्टिकल 123 क्या है, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर है, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक, उसके बाद क्या शुरू होता है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल अनुच्छेद शुरू होते हैं। अब देखिए लिखा है कि विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर केसेस बिटवीन हाई कोर्ट्स एंड व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सच ट्रांसफर। देखिए बेसिकली पूछ रहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को कहां अधिकार होता है, किस आर्टिकल के तहत अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट एक जज का ट्रांसफर करके हाई कोर्ट उसको भेज सकता है। ठीक, तो आप सबको पता है कि 124 से लेकर जितने आर्टिकल आगे होंगे तो क्या होगा, 139 ए इसका सही आंसर होगा, जिसमें इंश्योर फ्री ट्रायल की बात की। देखिए समझना ये है, बस कीवर्ड्स को पकड़ना है। सुप्रीम कोर्ट की जैसे बात आएगी आपको समझ जाना है क्या होगा इसका आंसर, 124 के बाद ही होगा। और 124 के बाद होगा तो फ्री एंड लीगल स्पीडी ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर जजमेंट क्राइटेरिया रहता है। तो ट्रांसफर की बात की जाएगी, यानी हाई कोर्ट से प्राइमरी पर्पस के लिए, यानी प्राथमिक जो केसेस होंगे उसमें ट्रांसफर की बात है, तो आर्टिकल 139 ए के तहत क्या हो जाएगा, 43 आपका सही आंसर होगा। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। The doctrine of pith and substance determine the legislative competence of the union and state legislature, यानी सार और तत्व का सिद्धांत। देखिए बेसिकली कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिफरेंट जजमेंट्स में कभी कभी क्या यूज कर सकता है, कुछ कुछ जैसे एक वर्ड होता है एजुस्टम जनरलिस, वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स की जब व्याख्या करता है तब यूज करता है। तो ऐसे ही डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव में आते रहते हैं, जो राज्य की विधानसभाओं को पावर्स देने की बात करते हैं, या फिर कहें कि सुप्रीम कोर्ट उसमें उस चीज को यूज करके क्या लेता है, लेजिस्लेटिव एक्सपेडिशन करता है, या फिर जो राज्य विधानसभाओं की पावर्स होते हैं उनको क्या करता है, एक एक्सपीडिएट या फिर कहें स्पीडी अंडरस्टैंडिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट बताता है कि भाई अच्छा इसका मतलब ये होगा। ठीक है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट गारंटर है और कानून बनाने का अधिकार विधायिका का यानी लेजिस्लेचर के पास है। ठीक, आप समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि इट अलाउज द कोर्ट्स टू अपहोल्ड द लॉज इफ देयर प्राइमरी इंटेंट फॉल्स इंटेंट विद इन द इनैक्टिंग लेजिस्लेचर जुरिस्डिक्शन, यानी समझिए यह न्यायालयों को कानूनों को बनाए रखने की अनुमति देता है यदि उनका प्राथमिक उद्देश्य अधिनियमित विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री होगी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा उसी बाउंड्री के लिए कानून बनाएगा, ऐसा तो है नहीं मध्य प्रदेश के लिए बना देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, तो पहला सही है कि लेजिस्लेचर में क्या देखा सुप्रीम कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश ने कोई कानून बनाया तो अपनी सीमा के लिए बनाया, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्या है, क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि अपहोल्ड कर रहा है लॉ को, प्राइमरी इंटर यानी फॉल विद इन द इनैक्टिंग लेजिस्लेचर जुरिस्डिक्शन, जहां तक उसका क्षेत्र होगा वहीं के लिए उसने कानून बनाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर क्या है, एक ही सही व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। विच न्यू प्रोविजंस इन द भारतीय न्याय संहिता, देखिए इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। आपको पता है बीएनएस किसके लिए लाया गया था, यह है इंडियन पुलिस कोड यानी भारतीय पुलिस संहिता 1860 का, 1860 का, 1860 का भारतीय पुलिस संहिता को एमेंड करके उसका संशोधन करके 2023 में क्या बनाया गया, भारतीय न्याय संहिता। तो आपसे कभी अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय न्याय संहिता को किस पर्पस के लिए लाया गया, तो याद रखना है इंडियन पुलिस कोड 1860 यानी भारतीय पुलिस संहिता 1860 के लिए। ठीक, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई विच न्यू प्रोविजन इन द भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी। सबसे पहले यह जानते हैं सेक्शन 124A की किसकी बात करता था। सेक्शन 124A यह बात करता था सेडिशन यानी राजद्रोह। ठीक है, हाँ राजद्रोह की बात करता था। आपको याद होगा कि अंग्रेज क्या करते थे, बेसिकली अंग्रेज बेसिकली राजद्रोह की सजा सुनाते थे किन लोगों को, जो उनके कानूनों के विरोध में, जैसे मान लिया कि सेक्शन 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, तो कोई भी प्रदर्शन करेगा तो उसके लिए क्या करते थे, वो जेल में उठा के डालते थे। और इस सेक्शन 144 के साथ 124A जोड़ते थे कि अगर आपने उग्र प्रदर्शन किया तो आप पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा, यानी 124A का मुकदमा चलेगा। ठीक, तो इसके लिए बेसिकली क्या बताया कि किस आर्टिकल के तहत या फिर क्या एमेंड करके क्या जोड़ा गया, तो आपको पता है सेक्शन 152 किसके लिए बात करेगा भाई, ब्रॉडेंस द इंक्लूड सेसेशन एक्ट। ठीक है, यानी राजद्रोह के मुकदमे को खत्म कर दिया गया। ठीक, क्यों, क्योंकि कहा जाता था भाई, कई सारे लोग कहते थे, कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कह चुके थे कि भाई
राजद्रोह जैसा शब्द ना अंग्रेजी व्यवस्था को क्या करता है, इंगित करता है, एक तरीके से उसका इंप्रेशन देता है। ठीक है, तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एमेंड कर दिया गया और क्या हटा दिया गया 124 ए को। याद रखिए बीएनएस नहीं है। ठीक, तो बीएनएस में 124 सेक्शन को हटा करके क्या जोड़ा गया, सेक्शन 152। इसको क्या कर दिया, सेशनिस्ट। कहने का मतलब है जो अलगाववादी कृत्यों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया, कह सकते हैं उसका नाम बदल दिया गया। हाँ, अधिकतर चीजों का हमने नाम बदला है और सही तरीके से क्या कर दिया है, बस नाम बदल करके एक नया प्रोविजन बना दिया है। हम नाम बदलने में वैसे भी बहुत आगे रहे हैं। चलिए आगे आता था बीएनएस 2023 मैंडेट्स फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंस विद पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स और मोर। देखिए एक ट्रिक है इसमें, कभी भी क्वेश्चन में फंस जाइए जीएस के, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब मान लीजिए मुझे नहीं आता, ठीक, मुझे एक शब्द आता है, मैंने बीएनएस 2023 नहीं पढ़ा, मैं मूल विधि नहीं पढ़ के गया, अब बीएनएस पे कोई क्वेश्चन आ गया, इसको करने का सही तरीका क्या होगा, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम क्या करेंगे, हम उन ऑप्शंस को देखेंगे और ऑप्शंस को देख करके सही आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए एक शब्द आया है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, यानी साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य। आपको पता है कि साइंस क्या काम करती है, सत्य के समीप पहुंचना, यानी प्रिसीजन के साथ अपनी बात कहना। ठीक है, जो सत्य है वही विज्ञान है। विज्ञान क्या बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, वैल्यूज की बात करता है। ठीक, प्रिसीजन की बात करता है कि भाई सत्य के करीब कितना पहुंच सकते हैं, वही विज्ञान है। तो कह रहा है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से क्या ऑफेंस पनिशमेंट में जोड़े गए। ठीक, यानी बीएनएस 2000 से 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक साक्ष्य के माध्यम से दोष सिद्ध दर को बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है ना। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने मर्डर किया और वो झूठ बोल रहा है, तो उसका क्या होगा, डीएनए टेस्टिंग होगी कि वहां पर वो व्यक्ति मौजूद था कि नहीं मौजूद था, और जैसे ही डीएनए टेस्टिंग होगी तो उसका डीएनए वहां पर मिलेगा। तो क्या होगा, कह सकते हैं कि गलत या निर्दोष लोगों को सजा नहीं होगी और जो दोषी होगा उसकी दर को भी बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन क्या मिल गया हमको, सही मिल गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक साक्ष्य के माध्यम से दोष सिद्ध को बढ़ावा देना। ये तो रीजन था, यानी कारण बताया इसमें। पहला बताया कि 2023 7 वर्ष है, उससे हमको नहीं पता है कि भाई 7 वर्ष है या 8 वर्ष है 9 वर्ष, हमें इतना पता है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि दोष सिद्ध दर को बढ़ावा देना, यानी जो क्राइम रेट है, जो क्रिमिनल है, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको सही उसकी दिशा और दशा तय करना। और कहां तय होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या कोई जुडिशरी तय करेगी। ठीक है, तो उस क्राइम रेट को कम करना और जो दोष सिद्धि की प्रक्रिया है उसको और तेज करना। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है इस क्वेश्चन करने की। आगे चलते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, उससे पहले एक बात जान लीजिए, देश में पंचायत 1957, ठीक है, 1957 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें लोकल लेवल पर क्या हुआ था, पंचायती राज डेवलपमेंट को या फिर क्या पंचायती राज के स्ट्रक्चर को बनाने की बात की गई थी। जो आप आज वीडियो देखते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये उसी 1957 के क्या है, उसका एक प्रोविजन था कि भाई एक वीडियो बनाया जाएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा जो गांवों का भी ध्यान रखेगा। ठीक है, और किसके तहत आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1957 के तहत। ठीक, उसके बाद पूछा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, आपको पता 57 से शुरू हुआ और इसको लेजिस्लेटिव या फिर कहें एक्ट बना करके पूरे देश में लागू कब किया गया, 1992 में। और क्या करता है बात, बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, एस्टैब्लिश द पंचायती राज स्टेट, पीआरआई। तो क्या होगा, दूसरा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसके बाद कौन सा आया, अब भाई पंचायत तो गांव के लिए होगी, अब शहरों के लिए भी एक व्यवस्था है। जैसे आपको पता है कि लखनऊ में क्या होता है, मेयर होता है। ये मेयर कैसे चुना जाता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है, लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। एक होगी नेशनल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार, एक होगी राज्य की सरकार और एक होगी लोकल सरकार जिसको आप पंचायत कहेंगे। जो शहरों की बात करें तो मेयर चुन करके पार्षद मेयर बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The President's rule under Article 356 can be imposed if a state fails to comply with the Union directives। एक चीज और देखेंगे इसको करने से पहले, समझिए प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, देखिए 3 प्रावधान है देश में, देश के संविधान में इमरजेंसी लगाने के। प्रेसिडेंट रूल क्या है, एक तरीके की स्टेट इमरजेंसी है, यानी राज्य की आपातकाल है जो राष्ट्रपति महोदय लगाते हैं किसी भी राज्य में। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाएगा, राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक है, पूरे देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है तो पूरे देश में लगाई जाएगी। ठीक, एक होता है आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल, जिसे आप कहते हैं फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, यानी संवैधानिक ढांचा एक राज्य में पूरी तरह से फेल हो गया।
ठीक। तो कई बार लगाई जा चुकी है स्टेट इमरजेंसी। जैसे एक बार आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद का जब क्या हुआ था, 1992 में डिमोलिशन हुआ था, तो केंद्र की सरकार के प्रधानमंत्री थे कौन उस समय, पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने भाजपा की 5 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा था। ठीक है। और यह बात याद रखनी है कि आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन की बात कौन करता है, आर्टिकल 356। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है कि द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इंपोज्ड इफ अ स्टेट फेल टू कंप्लाई विद द यूनियन डायरेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अगर मान लीजिए राज्य ने कोई आदेश दिया है कि आपको यह कार्य करना है और आप उसको कर पाने में असक्षम है, तो राज्य क्या केंद्र की सरकार एक राज्य की सरकार को हटा सकती है, बर्खास्त करके एक प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे क्या माना जाता है, एक तरीके से सेंटर के डायरेक्टिव्स को हटाया, यानी सेंटर के आदेश को नहीं माना, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल साक्ष्य हो जाता है केंद्र के सामने और केंद्र लगा सकता है। ठीक। दूसरा क्या है कि बोमई 1994 में न्यायिक समीक्षा के लिए अनिवार्य बनाकर से दुरुपयोग का सीमित कर दिया। बिल्कुल सही बात है। एसआर बोमई केस आया था 1994 में। एसआर बोमई केस के दौरान इस राष्ट्रपति के इस प्रेसिडेंट रूल को, ताकि मनमानी न किया जा सके। ठीक है। तो कोई भी सरकार, अब चूंकि आपको पता है कि आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति किसके निर्देश में काम करता है या फिर किसकी सलाह पे काम कर सकता है, काम करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है। और कौन सी मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करता है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे काम करता है। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे काम करेगा तो मंत्रिपरिषद जब चाहेगा क्या करेगा, किसी भी राज्य में इमरजेंसी लगवा देगा, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करवा देगा, या राज्य में क्या कर देगा, आपातकाल घोषित करवा सकता है। तो इसके दुरुपयोग को बचाने के लिए, ठीक, कब हो सकता है ना भाई, सेंटर में कोई और गवर्नमेंट हो, राज्य में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो ऐसा सेंटर कर सकता है कि भाई दुरुपयोग करता है कि भाई सरकार, राज्य सरकार को ही बर्खास्त कर दिया, दोबारा चुनाव करा लिया अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसको एसआर बोमई केस में क्या कर दिया गया था, लिमिटेशन लगा दी गई। तो कह सकते हैं कि भाई पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है विच बॉडी रिकमेंड्स द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू स्टेट अंडर आर्टिकल 280। देखिए कुछ बहुत प्रमुख संस्थाएं हैं जो संवैधानिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं। जैसे आपको पता है आर्टिकल 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत किसको बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन को, यानी निर्वाचन आयोग। ठीक है। निर्वाचन आयोग किसके तहत है, आर्टिकल 324 के तहत है। ठीक है। वैसे ही एक संस्था है फाइनेंस कमीशन। जैसे इलेक्शन कमीशन है वो किसकी बात करता है, चुनावों की बात करता है, देश में चुनाव कराता है, राष्ट्रपति के चुनाव कराता है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन। वैसे ही फाइनेंस कमीशन का यानी वित्त आयोग का काम है कि देश में जो टैक्स कलेक्ट होकर के आएगा उसको राज्य और केंद्र में कैसे बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की बात की गई है। कौन बनाता है इसे बनाते हैं महामहिम राष्ट्रपति। जैसे ही कोई राष्ट्रपति नियुक्त होकर के आएगा अगले 6 महीने के अंदर वित्त, उसका सबसे प्राइमरी काम क्या होगा, प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन करना। ठीक। आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद है एंटी डिफेक्शन लॉ इज गवर्न्ड बाय द 10th शेड्यूल। इट डिस्क्वालिफाइज एमपीज एमएलए फॉर वॉलंटरीली गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप और वोटिंग अगेंस्ट पार्टी विंग्स। कह रहा है कि द डिफेक्शन ऑफ लॉ। देखिए एंटी डिफेक्शन किस लिए बनाया गया था, आपको याद होगा कि बिहार में 1967 में एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। एक व्यक्ति ने एक ही दिन में 4 बार पार्टी छोड़ी और 4 बार की सदस्यता ली। ठीक है। वो दूसरी पार्टी में भाग के गया, जब उसको मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर पुरानी पार्टी में आ गया और फिर पुरानी पार्टी से छोड़ा, फिर नई पार्टी में चला गया। तो ऐसे करके उसने एक ही दिन में 4-5 बार पार्टी बदल ली। इसको दूर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि हाँ ये भी एक कंडीशन है कि भाई 2/3 पार्टी के मेंबर छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उसको नहीं कहा जाएगा एंटी डिफेक्शन, यानी उसको दल बदल नहीं कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ने क्या हुआ अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दी तो उसको दल बदल कहा जाएगा, यानी किसी पर्टिकुलर एडवांटेज के लिए या फिर कहें किसी मंत्री का पद पाने के लिए कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ रहा है, अपोजिशन का कोई मेंबर है, उसको रोकने के लिए, एक विधायी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। अब समझते हैं क्या कह रहा है। तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची द्वारा शासित है। ठीक बात है। 10th शेड्यूल आपको पता है, 10th शेड्यूल में जोड़ा गया था। यह सांसदों विधायकों को स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के विरुद्ध मतदान करने पर अयोग्य घोषित करता है। यानी अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और एक पार्टी ने निर्देश दिया कि आपको अपोजिशन के मेंबर को वोट देना है और आपने उसका विरोध कर रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया तो क्या हो जाएगा,
तब भी ये कानून आप पर लागू हो सकता है। और इसमें तय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और दोनों क्या है? सही भी है। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? अब बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 124 के बाद होगा, तो देखेंगे कि सारे आर्टिकल क्या है? 124 के बाद ही दिए हुए हैं। ठीक, तो अगर हमें देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और बेसिकली ये मान के चलता है आयोग आपसे कि आपको बेसिक पॉलिटी की समझ होगी, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश की पावर को जारी करने की आपको बात पता होनी चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत वो करता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन किस में है, फाइनेंस कमीशन किस, तो ये आयोग मान के चलता है, इतनी बेसिक समझ आपको होगी। ठीक है, तो अब चूंकि डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया है तो आपके पास कोई चांस नहीं, आपको पता होना ही चाहिए। तो इसका एक ही आंसर होगा आर्टिकल 127A, या फिर कहें 127, जिसमें बात करता है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में एड हॉक जजेस। एड हॉक जजेस क्या होते हैं बेसिकली, ये समझिए। एड हॉक जजेस कुछ नहीं होते हैं बेसिकली। एक मान लीजिए कि इन्वायरमेंट का एक मामला आया, यानी पर्यावरण का एक मामला आया, तो जजेस की संख्या कम है। अब जजेस की संख्या कम है तो उसको बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या तो नए जजेस को अपॉइंट करे उसी समय, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कोलेजियम प्रक्रिया होती है, उसके तहत क्या होते हैं? जजेस अपॉइंट होते हैं। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको ही सुप्रीम कोर्ट बुला लेता है, कहता भाई आप इस मामले को देख लीजिए। ठीक, तो कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मैटर के लिए, एक व्यक्तिगत मामले, व्यक्तिगत नहीं कह सकते, आप ये कहिए कि जैसे पर्यावरण को संबंधित कोई मामला है, ठीक है, स्पेशली रिवर के लिए कोई मामला, नदी के लिए कोई मामला है, अब जजेस की संख्या पहले से ही कम है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिटायर्ड जस्टिस को बुलाएगा और कहेगा आप इस मामले को देख लीजिए, इस पर क्या दे दीजिए? निर्णय दे दीजिए। तो आर्टिकल 127 के तहत उस एड हॉक जज को अपॉइंट कर दिया जाएगा। और इस बात को याद रखिए, जब भी एड हॉक जज या तदर्थ न्यायाधीश अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, तो उसकी पावर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ही बराबर होगी, पावर में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 127 के तहत क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है किसको? एड हॉक जजेस को, तदर्थ न्यायाधीशों को। ठीक है, आगे चलते हैं। द यूनियन लिस्ट includes the residuary powers of legislation. The 7th schedule assigns the matter not listed. देखिए समझिए, बात कर रहा है कि यूनियन लिस्ट, आपको पता है संघ सूची, 3 सूचियां होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के लिए कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार या फिर कहें संसद। ठीक, इसके लिए कौन बनाएगा? विधानसभा। ठीक, इसके लिए कौन बनाएगा? इसमें संसद और विधानसभा दोनों कानून बना सकती है। तो इस बात को याद रखना, 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघ सूची में विधान बनाने की अविशिष्ट शक्तियां शामिल है। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा पावर हमारे देश के संविधान में किसको दी गई है? हमारे यहां संविधान में सबसे ज्यादा पावर केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, ये बात क्या है? इसीलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है? क्वासी फेडरल, यानी पूरी तरीके से राज्यों को पावर नहीं दी गई है। आधे से ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक, और कह रहा है कि 7वीं अनुसूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध न होने वाले विषयों को संघ को सौंपती है। मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जो छूट गया है, किसी में भी नहीं है, ना यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में है, ना राज्य की सूची में और ना समवर्ती सूची में है, ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। कोई ऐसा मामला है जो छूट गया है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केवल देश की संसद का होगा, पार्लियामेंट का होगा। ठीक है, और यूनियन लिस्ट पे पावर किसकी होती है? देश की संसद की होती है। देखिए संसद और सरकार में फर्क है। संसद एक पार्ट है सरकार एक पार्ट है संसद का। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि संसद बेसिकली पार्ट होता है पूरे उस लेजिस्लेटिव प्रोविजन का, जिसमें राष्ट्रपति भी क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति भी उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए और ए क्या है? सही, इसकी सही व्याख्या है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं। विच हिस्टोरिकल इवेंट उत्तर प्रदेश द फॉर्मेशन ऑफ औध किस? देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे? एग्जाम में आप फंस गए कि भाई आप पता ही नहीं 1920 में औध किसान सभा को क्या कहते थे, तो इससे एक तो कैसे आंसर निकाल सकते हैं? एक आंसर निकाल सकते हैं भाई, औध क्या है? मिलता जुलता शब्द है अवध से। ठीक, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या होगा? कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन दूसरा सबसे साइंटिफिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका क्या होगा कि भाई हम पता कर लें कि हमें इतना तो आइडिया है मॉडर्न इंडिया में कि चंपारण सत्याग्रह कहां पे हुआ था? बिहार में। चंपारण जगह एक है बिहार में। ठीक है, कई बार इसको बताया भी है। दूसरा क्या है? बरदोली सत्याग्रह। बरदोली कहां पे है? गुजरात में। सरदार पटेल ने इसका रिवोल्यूशन किया था। ठीक है, इसका आंदोलन किया था, मूवमेंट किया था।
एक चीज और है, क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। आपको पता है 1920 में ही लॉन्च हुआ, लेकिन क्या था, ये उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, ये पूरे देश में लॉन्च हुआ था। तो बचा क्या? अवध पीजेंट रिवॉल्ट बचा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अवध किसान विद्रोह। ये भी एक तरीका सही है करने का, ठीक है। तो ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। द यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। एक चीज और देखनी है आपसे, कभी कभी पूछता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इस बात को याद रखना है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री 1950 में कौन बने थे? जब चुनाव हुए 1951-52 में, तो पहली चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इस बात को याद रखिएगा। और यही लेकर के आया था यूपी जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। इसमें कहा गया था कि जो इंटरमीडिएट हैं उनको हटा करके, और जो जमींदार हैं उनकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी ध्यान में रखते हुए पहला संविधान संशोधन किया, और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और बताया गया कि भाई जो जमींदार वर्ग है उसको ठीक है अधिकार प्राप्त है, राइट टू प्रॉपर्टी कहता है, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि किसी डेवलपमेंटल कार्य के लिए उनकी प्रॉपर्टी ली जाए तो इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? उसको हटाया गया। देखिए क्या कह रहा है, इट एम टू ट्रांसफर लैंड ओनरशिप ऑफ टू रिड्यूस फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल सही बात है, जो जमींदारों के पास ज्यादा जमीनें हैं उनको हटा करके किसको देना है? अब किसानों को देना है, ताकि क्या हो सके? खेती हो सके, इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है। तब भी क्या कर सकती है सरकार? वो जमींदार की जमीन ले सकती है, ये उसके पास अधिकार हुआ। पहला संविधान संशोधन आया, ठीक। आगे चलते हैं। लिखा है कि इट एम टू ट्रांसफर लैंड ओनरशिप टेलर्स रिड्यूसिंग फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही हो गए, ठीक। तो ए और आर, ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों सही हैं। और क्या है आर? एक तरीके से लाया ही इसलिए गया था क्योंकि उस जमींदारी जो एक्सप्लॉयटेशन शोषण का प्रतीक हुआ करती जमींदारी, उसको हटाने के लिए क्या लाया गया था? यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा है विच उत्तर प्रदेश सिटी होस्ट द कुंभ मेला। भाई ये क्वेश्चन तो गलत किसी का हो ही नहीं सकता ना। हाँ, कुंभ कहां पे होता है? प्रयागराज में। सीधे आंसर हमें पता है, क्या है? प्रयागराज। बिल्कुल सही बात। कितने लोगों ने लगभग अटेंड किया था कुंभ मेला इस बार? ऐसा सरकारी आंकड़ा है कि 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्या किया था? अटेंड किया था कुंभ मेला, ठीक है। ये आंकड़ा याद रखना, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक। क्योंकि जैसे ही कुंभ मेला शुरू हुआ था, पहले ही दिन कितने 5 से 7 करोड़ लोग पहुंचे थे। और महाकुंभ जो बेसिकली कह सकते हैं जो पवित्र स्नान होता था, उस दिन और संख्या ये बढ़ती थी। तो प्रयागराज क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। विच रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन प्लान द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1925। कभी कभी जाइए, थोड़ी दूर है, दुबग्गा से आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? काकोरी। हाँ, यहाँ से मुश्किल से 35-40 किलोमीटर दूर होगा। वहां पे जाके देखिए कि कैसे हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने क्या लूटा था? ट्रेन को लूटा था। और लगभग कितने हजार रुपए लूटे थे? लगभग 10,000 रुपए ये लूटे थे। हमारा ही पैसा था, ठीक है, जो अंग्रेज ले जा रहे थे, और हमने उसी पैसे को लूट लिया। और इसमें प्रमुख कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इस नाम को याद रखिएगा, आजादी के इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है। तो काकोरी ट्रेन केस याद रखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड नहीं कहते। अब क्या सरकार ने बदल दिया उसको? काकोरी ट्रेन एक्शन कह दिया है, ठीक। काकोरी ट्रेन एक्शन, इस शब्द को याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, ठीक है। ये नाम याद रखने। और भी थे इसमें, ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहरी थे, ठीक है। तो ऐसे कई क्रांतिकारी थे। किस संगठन से आते थे? ये संगठन थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA, ठीक है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था अमर शहीद और महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। आगे चलते हैं। आगे है द साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस। देखिए कई सारे क्वेश्चन क्या है ऐसे हैं जो आपको रीजन दे देगा और बताना पड़ेगा भाई अच्छा ऊपर वाला कथन जो दिया गया है वो सही है कि नहीं है, ठीक। तो पूछा है कि 1927 के साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा बहिष्कार किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसी कमीशन का विरोध जब ये 1919 में बनाया गया था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे देश में। क्या नारे लगे थे? साइमन गो बैक, ठीक है, ये नारा लगा था और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है। और इसी विरोध के चलते आगे देखेंगे भले ही 1927 में क्या हुआ था, ये आया था साइमन कमीशन, इसने रिपोर्ट पब्लिश की थी, लेकिन इसका विरोध 1920 के असहयोग आंदोलन से ही, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इसका शुरू हो गया था, ठीक है। क्या कहा था कि भारतीयों ने बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पूछा गया इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था, इस कारण व्यापक विरोध हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक भी भारतीय नहीं था और बनाया किसके लिए जा रहा था? भारतीयों के लिए बनाया जा रहा था, ठीक। तो क्या सही आंसर होगा? ए, ठीक है। ए आर आर दोनों सही हैं और आर क्या है? करेक्टेड। और विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि कोई भारतीय नहीं था। आगे चलते हैं।
कि व्हाट फिनोमिना एक्सप्लेन्स द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड। ये तो भाई क्लास 10 का क्वेश्चन है, ये तो कोई गलती नहीं कर सकता। बेंडिंग ऑफ लाइट, मान लीजिए कोई समझिए, अगर नहीं भी पता है, क्या लिखा है कि 1919 के सूर्य ग्रहण के दौरान देखी गई विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने की घटना क्या थी। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन होगा, आपको लग सकता है भाई डिफ्रैक्शन हो, तभी क्या होती है, लाइट मुड़ती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो नहीं सकता, डिफ्रैक्शन ही हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। इसे पूछ लिया 1919, एक ईयर दे दिया है आपको, वो फिनोमिना आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी हिस्ट्री से पूछता है, हिस्ट्री और साइंस को रिलेट करके आपसे पूछ लेगा। तो 1999 1919 सोलर इक्लिप्स, इसको याद रखना है। क्यों, अभी कुछ समय पहले क्या हुआ है, चंद्र ग्रहण हुआ था, इसके विषय में भी पढ़ के जाना। ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो 1919 का सोलर इक्लिप्स किसके द्वारा हुआ था, ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा। याद रखिए, जहां कोई भी फिनोमेना आपको समझ नहीं आता और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वहां पे दिया हुआ है, तो आंख बंद करके उसी को लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है जो साइंस के फिनोमिना है, खासकर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन वाले, उसमें से अधिकतर किसकी महत्वता होती है, गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है सुपर कंडक्टर एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको पता सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसमें चार्ज क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, एक और चीज है भारत में, सुपर कंडक्टर से ही मिलता जुलता क्या है, एक शब्द मिलता जुलता है, सेमीकंडक्टर। और भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दी है, उसका नाम क्या है, परम। इसको याद रखिए ना। ठीक है, परम भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप है, जो सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा बनाई गई है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप कौन सी है, परम। इस बात को याद रखना। इसका देखते हैं आंसर क्या होगा भाई। तो कह रहा सुपर कंडक्टर एग्जिबिट जीरो, बिल्कुल सही बात है भाई। सुपर कंडक्टर मतलब क्या होगा, चार्ज ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। कंडक्टर को सुपर बनाने का मतलब है कि चार्ज की कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यानी इलेक्ट्रिकल फ्लो बहुत तेज होगा। ठीक, तो पहला क्या होगा, जो एसर्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसका रीजन यानी कारण सही होगा कि नहीं होगा। लिखा है कि मिशनर प्रभाव अतिचालकों को चुंबकीय क्षेत्र के निष्कासित करने का कारण बनता है। ये नहीं भी पता है ना, तब भी आपको पता है कि सुपर कंडक्टर रिच करंट होता है, तो कुछ भी इसके साथ एक्सप्लेनेशन लिखेगा, अगर वो ठीक ठाक लग रहा है आपको देखने में, ऐसा बहुत निगेटिवली साउंड नहीं कर रहा है, ठीक है, नकारात्मक नहीं है, तो आप उसको आंख बंद करके लगा भी सकते हैं। ये ट्रिक है, अगर नहीं आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन तो, लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम इफेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कॉजेज द सुपर कंडक्टर टू एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड को कम करता है, एक्सपेल करता है, तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फ्लो तेज हो जाता है। ठीक है, तो क्या सही आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस बात को जानना है, पढ़ के जाइएगा। साइंस में बेसिकली चार्ज और कैपेसिटर ये पढ़ के जाइएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसी एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में पूछता है। आगे चलते हैं। विच केमिकल कंपाउंड डिस्कवर्ड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस 2020 इज अ फिनोमिनल बायोसिग्नेचर। बायोसिग्नेचर क्या होता है, ठीक है, बायोसिग्नेचर एक संभावित जैव हस्ताक्षर। बायो एक शब्द है, बायो, बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी जीवन। ठीक है, जीवन, तो बायो सिग्नेचर का मतलब है जीवन है कि नहीं है, और किसने किया है, फॉस्फीन। ये सही आंसर, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे। ठीक है, अभी क्यों क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली नासा ने वीनस पे अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, उससे पूछा गया था कि भाई किसने वीनस में 2020 में बताया था कि फॉस्फीन में बायोसिग्नेचर, यानी फॉस्फीन एक बायोसिग्नेचर का एलिमेंट हो सकता है अगर फॉस्फीन गैस कहीं पाई जाए। ठीक, आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्स द सन्स एनर्जी आउटपुट। अच्छा, ये भी आपका रीजन क्या है, अधिकतर रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन है, आपसे रीजन दे देगा, पूछेगा सही है कि नहीं है। अगर सही है तो क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है, इसका क्या जो स्पष्टीकरण दिया गया है वो सही है। तो आगे देखते हैं कि नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा उत्पादन को, शक्ति को प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हाइड्रोजन नाभिकियों को संयोजन से हीलियम बनता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है कि भाई इट इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई टू ट्रांसफॉर्म हीलियम। देखिए, दो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन। ठीक है, मान लीजिए दो हाइड्रोजन है, दो है, ठीक, दो तरफ हाइड्रोजन है, इनका क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, तो इससे क्या निकलेगा, न्यूक्लियाई निकलेगा। तो जब भी न्यूक्लियाई, ये तो भाई 10th का कॉन्सेप्ट है, ये भी गलत कर देंगे तो भाई साइंस पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, तो दो का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो न्यूक्लियाई क्या होता है, रिपल करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं। विच जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम अ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन इन द हंटिंगटन जीन। देखिए, हंटिंगटन जीन
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कई सारे बार क्या है, जीन एडिटिंग पे कई सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, CRISPR-Cas9 पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जीन एडिटिंग सॉफ्टवेयर। हाँ ठीक है, जीन एडिटिंग, इस शब्द को याद रखना है, ठीक है। कुछ भी इस पर आपको दिखेगा हाल फिलहाल में, तो आपको करंट अफेयर्स मान के उसको प्राइमरी कंट्रीब्यूशन के साथ उसको नोट डाउन कर लेना है और देखना है जीन एडिटिंग का प्राइमरी कंट्रीब्यूशन या फिर कहें साइंस में उसकी क्या क्या उस पर खोज हो रही है, इसको ध्यान रखना। तो जीन एडिटिंग और CRISPR-Cas9 ये टेक्निक है, ठीक। हाँ तो हाँ, विद जेनेटिक रिजल्ट फ्रॉम अ ट्राई न्यूक्लियर हंटिंगटन, तो पता है हंटिंगटन डिजीज पूछ रहा तो हंटिंगटन डिजीज होगा भाई, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी पूछे तो क्वेश्चन में ही रिलेट करके पूछ लिया कि सही इसमें आंसर क्या होगा, तो आपको पता है हंटिंगटन जीन किससे रिलेटेड होगी, इसी डिजीज से। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए CRISPR-Cas9 की बात करें, क्वेश्चन आ गया, ठीक। ये जीन एडिटिंग है, अभी आपको पता है कि भाई जीन एडिटिंग क्या है, टूल ही है, किसका, CRISPR-Cas9 टूल है जीन एडिट करने का। मान लीजिए जीन एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके शरीर में कैंसरस सेल है, ठीक, ये वाला हिस्सा आपका बेकार है, सड़ चुका है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। अब कुछ डॉक्टर पहले क्या करते थे, भाई हाथ काटना पड़ेगा, अब ये क्या है, इसको आखिरी विकल्प माना जाता है कि भाई हाथ काटना पड़ेगा, यानी जीन को ही एडिट कर देंगे, एक जीन हटाएंगे जो इन्फेक्टेड होगी, उसकी जगह क्या कर देंगे, एक नई जीन लगा देंगे, उसको कहेंगे क्या, CRISPR-Cas9, ठीक है। ये सही सबसे सरल तरीका है समझने का, बस ये टेक्निक है जिसके द्वारा जीन एडिटिंग की जाती है, उस इंफेक्शियस डिजीज को हटा करके एक नई सेल या फिर कहें एक नई डिजीज, एक नई जीन जोड़ी जाती है आर्टिफिशियली, उसको कहते हैं CRISPR-Cas9। तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, इट गाइड द RNA टू टारगेट स्पेसिफिक डीएनए को टारगेट करता है, तभी क्या होगी, जीन एडिटिंग के टूल सही से, टेक्निक सही से काम करती है। डीएनए बेसिकली क्या होता है, डीएनए डाइक्लोरिक न्यूक्लिक एसिड, ये इस बात को याद रखना है। एक होता है RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए, इन दो शब्दों को याद रखना है, ठीक। देखिए डीएनए हो गया, RNA हो गया, और क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक। इस बात को आपको याद रखना है कि ऐसे अगर शब्द आते हैं तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि इन पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अब तक आपने पढ़ी वो सब आपको याद करके या समझिए कि रट के जानी है, पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो डीएनए और RNA तो बहुत बेसिक है भाई, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। तो CRISPR-Cas9 टेक्निक, जीन एडिटिंग, ठीक है। तो साइंस के बेसिक फिनोमिना आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। लिखा है विद जियोलॉजिकल फीचर इन उत्तर प्रदेश पार्ट ऑफ विंध्यन सुपर ग्रुप एंड रिच इन इन्वेस्टमेंट। देखिए लाइमस्टोन, आपको याद होगा एक विंध्यन समिट हुई थी, कहां पे हुई थी, याद रखना, करंट अफेयर्स का पार्ट है, राजस्थान में हुई थी। उसी से लेकर के क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश से, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बेसिकली, आपको याद रखना है। अच्छा चलिए, नहीं भी आता है आपको, सिंपल आपको देखना है इसमें सही कैसे निकालेंगे आंसर। अब देखिए दो चीजें उत्तर प्रदेश से यहां पर रिलेट कर रही है। पहला क्या है, आपको पता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड किसका रीजन है, उत्तर प्रदेश का साउथ सदर्न रीजन और मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न रीजन, उसको कहते हैं बुंदेलखंड। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कह सकते हैं आप बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, झांसी हो गया, ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, ठीक। तो एक तो हमको मिल गया कि भाई बुंदेलखंड प्लेटो उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है, ठीक। दूसरा क्या है, रोहिलखंड प्लेन उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न इलाका है, लेकिन इसमें पूछा है विंध्यन सुपर ग्रुप, राजस्थान से सबसे पास वाला इलाका कौन सा होगा, सोनभद्र का इलाका होगा। तो सोनभद्र बेसिन क्या हो जाएगा इसमें, सबसे रिलेटेबल आंसर है। तो आपको नहीं भी पता है तब भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। बघेलखंड पेंटो हो नहीं सकता, ठीक है, बघेलखंड पठार हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है, सीमा में भी और विंध्यन सुपर ग्रुप से भी, ठीक। तो इस ऐसे भी क्वेश्चन आप करेंगे, ट्रिक से भी क्वेश्चन आपके होते हैं, कभी कभी नहीं भी आता है तब भी आप क्या करेंगे, ट्राई करने का प्रयास करेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है वो क्या हो गया, सोनभद्र बेसिन हो जाएगा। बुंदेलखंड क्यों नहीं सही होगा, बुंदेलखंड नहीं होगा क्योंकि क्या है, विंध्यन सुपर ग्रुप की मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि इसको लेकर के, सोनभद्र को लेकर के, ये सोनभद्र के इलाके, ठीक है। आगे चलते हैं कि भाई द थर्ड डेजर्ट एक्सप्लेन्स एक्सपैंडिंग ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है भाई, थर्ड डेजर्ट मतलब बंजर भूमि बहुत ज्यादा बनती जा रही है राजस्थान के क्षेत्रों में, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ठीक। तो ध्यान देना है क्या कि द थर्ड डेजर्ट इज एक्सपैंडिंग ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण के कारण थार रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन क्या हो गया भाई, पानी बहुत निकाल रहे हैं, पानी बचा नहीं है तो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, ठीक। अगला क्या है कि अतिचारण और जलवायु परिवर्तन राजस्थान में मृदा क्षरण को तीव्र करते हैं। भाई जलवायु पर क्लाइमेट चेंज कहीं भी हो, क्या हो गया, आपकी मिट्टी से लेकर के इंसानों तक सबको प्रभावित करता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। आगे चलते हैं।
लिखा है कि द थार डेजर्ट which international agreement was adopted in 2025 to address plastic pollution। प्लास्टिक के लिए कौन सा भाई, ये देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अब इसमें कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखिए एक ट्रिक और हो सकती है। बेसिकली 1973 या 1970s में क्या हुई थी, अर्थ समिट हुई थी। उस समिट के दौरान बेसिकली पहली बार यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का गठन किया गया था, और यूएनईपी के तहत क्या बताया गया था, यूएनईपी के तहत ही बताया गया था कि कैसे हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक। तो अगर नहीं भी पता है तो भाई सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे और क्या कर देंगे भाई, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पे टिक कर देंगे, ठीक। नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, यही सही होगा। पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा नहीं है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा नहीं है, तो सबसे रिलेटेबल क्या लग रहा है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो ये एग्रीमेंट याद रखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ है, 2015, ठीक है, ये सबसे रिसेंट एग्रीमेंट है, और इसी एग्रीमेंट से यूएस निकल गया है बाहर, ठीक है। अब इसका यूनाइटेड स्टेट्स पार्ट नहीं है, किसका, पेरिस एग्रीमेंट का 2015 में, ठीक है। इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत, यूएनईपी के तहत आगे बढ़ाया गया था, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी लगा दीजिए, वैसे करंट अफेयर्स को याद करके जाइएगा, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आगे चलते हैं। लिखा है इंडिया लॉन्च्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन 2023। बिल्कुल सही बात है, 2023 के सितंबर महीने के आसपास क्या लॉन्च हुआ था, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, इट टारगेट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे फंसे कि भाई क्या आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा, तो अधिकतर चांसेस में आप ए ही लगाइएगा अगर नहीं भी आ रहा है, ठीक है। ये ट्रिक है, कैसे सही होने के चांसेस ज्यादा किस में होंगे, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि आपको सेकंड ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन अगर आपने ए लगा दिया तो हो सकता है सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो सारे करंट अफेयर्स को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, ट्रिक भी अप्लाई करते हैं, ठीक। और इसमें ट्रिक कैसे लगेगी भाई, 5 मिलियन मेट्रिक टन, कितना भी लोअर लेवल पे जाएंगे तो 1 मिलियन से तो कम नहीं होगा ना, तो 5 MMT को ही टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे टिक कर देंगे। अगर नहीं भी आता है तब भी क्या करेंगे, गेस करना, मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी लगा दिया। गेस करने का मतलब है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन में क्या होगा, बेसिकली उसको, उस ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि भाई कितना भी नीचे जाएंगे तो 1 मिलियन तो टारगेट रखेंगे ही ना, और 1 मिलियन से ऊपर ही होगा, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन हो सकता है। तो क्या होगा सही आंसर, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इसका ए और आर दोनों सत्य है, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है। अधिकतर देखा ना आपने कि भाई क्वेश्चन हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमें इतना आइडिया है कि भाई हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। अब भाई यूएनईपी के अलावा इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन से ही जारी होता है, ठीक है। तो 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यूएनईपी, हाँ, ठीक है। देखिए दो संस्थाएं हैं यहां पे, आपको ध्यान रखना है क्या, एक हो गया आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूएनईपी के द्वारा लगाया जाता है, यूनाइटेड नेशन, ये भी यूएन के द्वारा, यूएनईपी ये भी क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। डब्ल्यूएचओ, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस बात को याद रखना, इनके फुल फॉर्म से पूछता है कभी कभी, आईपीसीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो क्या होगा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो किसका, अब पूछा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, देखिए रोज 2 रिपोर्ट्स आती है, एक है स्टेट क्लाइमेट रिपोर्ट, ठीक है, एक है स्टेट क्लाइमेट रिपोर्ट जो जारी करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, और एक है क्या है, ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो स्टेट क्लाइमेट रिपोर्ट की बात करें तो यूएनईपी लगाना है, ठीक है। और पूछ रहा है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, तो डब्ल्यूएमओ इसको जारी करता है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है भारत का कौन है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, जो इंडियन ओशन के जितने भी वेदर फोरकास्ट हैं, ठीक है, मौसम का क्या करता है, फोरकास्ट करता है, बताता है भाई आगे आने वाले से। आपको मैसेज आता होगा ना कभी कभी, आज उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में क्या होगा, भारी बारिश की संभावना है, कौन जारी करता है इसे, आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको भी याद रखना है, भारत का क्या है,
फोरकास्टिंग सिस्टम है, फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे WMO किसकी बात करता है, पूरी दुनिया की, वैसे IMD भारत की और इंडो पैसिफिक की, जो भारतीय उपमहाद्वीप है और जो इंडियन ओशन, भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय जो आपका इंडियन ओशन है उससे संबंधित जितने भी देश हैं वो क्या है, IMD से संबंधित है, और पूरी दुनिया के लिए WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं कि द 2025 यूनियन बजट इंक्रीज्ड द स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। बिल्कुल सही बात है, 2025 का यूनियन बजट, ये भी पढ़ के जाइएगा, 2 बजट पढ़िए। देखिए 2 सेक्शन पढ़ा करिए हमेशा, यूनियन बजट हो तो इसमें कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे, 2 सेक्शन, इकोनॉमी का और पॉलिटी का। अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो पॉलिटी में, वैसे परिवर्तन, पॉलिटी मतलब क्या कि कोई संशोधन कर दिया, एक्ट बना दिया, उसका भी डिस्कशन लास्ट में दिया होता है, ठीक है। तो बजट इकोनॉमी सेक्शन में क्या पढ़ेंगे स्पेशली इसमें कि सैलरी घटाई गई, टैक्स घटाया गया, तो इसमें GST को रिलेटेड अगर कोई काम है तो ये पढ़ लीजिएगा। इनकम टैक्स को रिलेटेड अगर कोई काम है, IT एक्ट पास किया, इसको पढ़ के जाइएगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछेगा। GST पे क्वेश्चन, GST बढ़ा है इस साल तो GST पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या हो गया, द एम्स टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ, बिल्कुल सही बात है, टैक्स रिलीफ क्या हो गया, कम, इस बार GST सरकार ने कम भी कर दी है, तो GST बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट मान करके टिक कर लीजिएगा, और करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, GST पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि सरकार ने क्या कर दी है, GST स्लैब्स कम कर दी है, और पूछेगा GST किस अमेंडमेंट से है, ठीक है। तो याद रखना है, वो पूरा पढ़ के जाइएगा, आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और किससे आया था, ठीक। आगे चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। देखिए प्राइमरी जो PLI स्कीम है ना भारत सरकार की, जो PLI स्कीम है, ये किसके लिए, 8 कोर सेक्टर्स के लिए, जिसमें से एक सेक्टर है सोलर एनर्जी, उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है, ठीक है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव इसमें हो सकता है, बताइए भाई, क्या करने का ऑब्जेक्टिव है, अब नहीं भी आता अगर आपको, ठीक है, तो इसमें दिमाग लगा करना है। कैसे, पहला है फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। अब भाई PLI को फिस्कल डेफिसिट से कोई मतलब नहीं है, फिस्कल डेफिसिट किससे संबंधित होता है, बजट से, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, इस पे थोड़ा सा रुकते हैं, अगले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला, दूसरा क्या, सब्सिडाइज एग्रीकल्चरल इनपुट, ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो किसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का काम है, किस पे सब्सिडी देना है, किसने किसानों को देना है, वो किसका काम है, एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग का काम है, कृषि मंत्रालय का काम है, तो C वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, इनहेंस सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ, हाँ सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ये मेन जो स्कीम है किसके लिए बनाई गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें नहीं आता था लेकिन फिर भी हमने क्या किया, अटेम्प्ट किया और सही अटेम्प्ट किया, ये होता है कैलकुलेटेड गेस, यानी गेस करने का भी सही तरीका। आगे चलते हैं, देखिए द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी FRBM 2003 एम्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, बिल्कुल सही बात। अब देखिए आपके जो बजट घाटा है उसको कम करने के लिए FRBM लाया गया था। पहला क्या कह रहा है, इट सेट्स टारगेट्स फॉर डेफिसिट रिडक्शन एंड डेब्ट टू GDP रेशियो, ठीक है। जो डेब्ट टू GDP रेशियो क्या होता है, डेब्ट टू GDP, मान लीजिए 20 रुपए है क्या आपका बजट है, ठीक है, और आपका घाटा कितना है इसमें, 22 रुपए का, तो 2 रुपए क्या हो गया आपका, माइनस हो गया ना, तो ये 2 रुपए क्या माना जाता है, 2 रुपए घाटा हो गया व्यापार, जितना आपका बजट बनाया गया है उससे ज्यादा आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ये व्यापारिक घाटा हो गया, ऐसे याद रखना है। तो क्या हो गया, दोनों ऑप्शन सही है। राजकोषीय उत्तरदायी बजट को प्रबंधन सभी 2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या, या घाटे में कमी और ऋण से GDP अनुपात के लिए लक्ष्य को निर्धारित करता है, यानी ये 2 रुपए का घाटा अगले साल ना हो, इसके लिए कौन सुनिश्चित करता है, FRBM 2003। आगे चलते हैं, विच इकोनॉमिक इंडिकेटर मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये तो बिल्कुल सरल ऑप्शन, सही बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। कंट्री के बॉर्डर में, मान लीजिए इंडिया के बॉर्डर में, ठीक है, ठीक से बना नहीं है लेकिन फिर भी अगर ठीक है, जो इंडिया के बॉर्डर में जो भी GDP, जो भी बॉर्डर में यहां प्रोड्यूस की जाएंगी, प्रोडक्शन याद रखना है, इस वर्ड को याद रखना है, प्रोडक्शन, जो भी इस टेरिटरी में, और इसमें क्या हो गया, अंडमान और निकोबार भी होता है भाई, ये भी याद रखना है, लक्षद्वीप भी क्या होता है, इसका पार्ट होता है। तो भारत को कभी भी ये बना के छोड़ मत दीजिएगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी भारत का पार्ट है। तो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन होगा, जो भारत के क्षेत्र में प्रोडक्शन होगा, वो किसका पार्ट माना जाएगा, ये पूछ रहा है। तो सिंपल ऑप्शन क्या होगा, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, तो विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एट्रीब्यूटेड टू चाणक्य डिस्कसेस द स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। चाणक्य का एक और नाम है पता है, विष्णुगुप्त भी नाम है, कौटिल्य भी नाम है, तो ऐसा भी पूछता है। और इनकी किताब है जिसका नाम है कौटिल्यास यानी कौटिल्य की किताब क्या है,
अर्थशास्त्र है। ठीक है, अब याद रखना है इसको। तो चाणक्य की किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जो स्टेट क्राफ्ट और आपकी राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करता है। आगे चलते हैं। लिखा है द अटल पेंशन योजना टारगेट्स द अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर द पेंशन सिक्योरिटी। ठीक है, इट गारंटीज अ मिनिमम पेंशन बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन एंड एज ऑफ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि भाई अटल पेंशन योजना किसको टारगेट करता है? अनऑर्गेनाइज, जो आपका असंगठित क्षेत्र है। जिससे असंगठित क्षेत्र मतलब क्या हो गया? वो क्षेत्र जिन पर सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। किसका डेटा नहीं है भाई? रेडी वालों का कोई डेटा नहीं है। सड़क किनारे जो आपके ठेले लगाते हैं उनका भाई कोई डेटा नहीं है। रेलवे स्टेशन पर जो चाय वाय बेचते हैं उनका कोई डेटा नहीं। वो हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब क्या? जिसका सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। वो उस असंगठित क्षेत्र को पेंशन स्कीम के तहत लाने के लिए अटल पेंशन योजना लॉन्च की गई थी। और ये क्या करती है? बेसिकली मिनिमम पेंशन देती है हर कंट्रीब्यूशन और हर एंट्री के एज फैक्टर को, यानी जो भी व्यक्ति होगा इसमें उसमें पेंशन का वो लाभार्थी बन सकता था। दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे चलते हैं। विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रमोटेड अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। बिल्कुल, ये देखिए, ये परंपरागत, इसमें क्या है? एक वर्ड आया परंपरागत, यानी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। परंपरा याद रखना है। ट्रेडिशन, ठीक है, यानी पहले जो होता था वही आज चल रहा है। ठीक है, परंपरा का मतलब क्या होता है भाई? जो पहले फॉलो करते थे आज भी वही फॉलो कर रहे हैं। खेती में इसको कैसे जोड़ के देखेंगे भाई? पहले खाद का प्रयोग कौन करता था, या फिर खाद का प्रयोग किसान कैसे करते थे? आपको याद होगा, अगर जो काउ डंग यानी गोबर होता है गाय का, उसको इस्तेमाल करते थे खेतों में। ठीक है, तो परंपरा वही हुई ना हमारी। तो कहा गया कि भाई जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसके तहत किसको बढ़ावा दिया गया है? तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी शून्य बजट प्राकृतिक खेती। क्या मतलब है इस बात का? एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। जो गाय का गोबर है वो खेतों में ले जाएंगे और यूरिया का काम करेगा। और यूरिया क्या बढ़ाएगा? आपका प्रोडक्शन बढ़ाएगा। कीटनाशक के लिए क्या करता है? यूरिया एक वरदान होता है। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इंप्रूव्स इंक्रीज द यील्ड विद द लेस वाटर। बिल्कुल सही बात है भाई। आपको पता है पानी संकट, बैंगलोर पूरा सूख गया है। ठीक है, तमिलनाडु के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें क्या है 70% पानी खत्म हो चुका है भाई, फिर भी आप वेस्ट करते हैं। वेस्ट मत किया करिए पानी। सेव वाटर सेव लाइफ। अब बिल्कुल सही बात है। नहीं सीखेंगे 10 साल बाद भुगतेंगे। क्योंकि पश्चिमी लखनऊ में आप जाएंगे, जो कल्याणपुर का इलाका है, वहां भी पानी कम है, जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, ये लखनऊ में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बारिश ठीक ठाक हुई है, फिर भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो बेसिकली और सबसे ज्यादा पानी कहां इस्तेमाल होता है? खेती में। सबसे ज्यादा पानी खेती में इस्तेमाल होता है, और किसमें? जो चावल की खेती होती है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि राइस इंटेंसिफिकेशन क्यों किया जाता है भाई? हमने कोई बीज डाल दिया, ऐसा चावल बनाया कि उसमें पानी भी कम लगा और प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इट इन्वॉल्व्स वाइडर स्पेसिंग एंड यंगर सीडिंग टू ऑप्टिमाइज रूट ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारा काम कर रहे हैं ना भाई, जितना पैसा लगा रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पानी बचाने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे चलते हैं। विच उत्तर प्रदेश मोन्यूमेंट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। भाई ये अगर गलत हो गया ना तो इतिहास मॉडर्न इंडिया पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, सॉरी मिडिवल इंडिया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यार सबसे सरल क्वेश्चन पूरे आपके कह सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सबसे सरल क्वेश्चन यही है। क्यों सरल है? आपको ये वर्ड दिख रहा होगा यूनेस्को, ये थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन, ये पता नहीं क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा है भाई, आपको ताजमहल पूछा है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कह सकते हैं जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रतीक किसको माना जाता है? ताजमहल को। ऐसे ही राजस्थान में आप जाएंगे, जो राजस्थान की छतरियां हैं वो किसका प्रतीक है? वो इंडियन वैल्यू सिस्टम का प्रतीक है, यानी वो क्या है? इंडियन आर्किटेक्चर है। इंडो इस्लामिक किसको जोड़ दिया गया? क्यों? क्योंकि किसको किसने ताजमहल को किसने बनाया था? मुस्लिम शासक ने बनाया था, अपनी बेगम के क्या हो गए। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, ताजमहल। आगे चलते हैं। ये पता होना चाहिए भाई, ताजमहल के विषय में नहीं पता है तो फिर छोड़िए। द गंगा जमुनी तहजीब रिफ्लेक्ट द कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। सुनते हैं ना हर एक व्यक्ति से, बनारस जाएंगे तो घूम के आइए कभी, और ऐसे क्षेत्र में जाइए जहां मुसलमान अधिक रहते हैं, वहां पे क्या होता है? गंगा जमुनी तहजीब के लोग बात करेंगे। क्या गंगा जमुनी? गंगा जमुनी मतलब गंगा, क्योंकि सबसे पहले मुसलमानों का काफिला कहां उतरा था? गंगा जी के किनारे उतरा था। इस वजह से गंगा को बड़ी पवित्र नदी मानते हैं, आबे जमजम कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो गंगा जमुनी तहजीब क्या रिप्रेजेंट करती है? सांस्कृतिक समन्वय। बिल्कुल सही बात है। आगे क्या है? यह कला और साहित्य में हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का सम्मिश्रण को दर्शाती है। बिल्कुल सही बात है। गंगा को मुसलमान बड़ा प्रिय मानते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अरबों का काफिला कहां उतरा था? मुसलमानों का, गंगा के किनारे निकला। इसलिए बनारस से कोई भी मुसलमान गंगा नहीं कहता, गंगा जी कहता है। तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब, इसी को कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है। आगे चलते हैं।
अगर लिखा विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द कंपोजिशन ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये तो भैया बिल्कुल सिंपल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये आपका गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश ही नहीं, दुनिया पूरे भारत में जितने भी उत्तर प्रदेश की विधान या फिर उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु जिसकी भी विधानसभाएं हैं वो बेसिकली क्या है, किस आर्टिकल के साथ गवर्न होती हैं, हाँ अनुच्छेद 171, ये डायरेक्ट आर्टिकल से, अब डायरेक्ट अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा है, इस बात को याद रखना है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे तमिलनाडु की हो, आंध्र प्रदेश की हो, कहीं की भी विधान परिषद हो, किससे गवर्न होती है, अनुच्छेद 171 से, ठीक है। यानी बनाएगा किसके तहत बनाया जाएगा, 171 के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये भी देख लेते भाई थोड़ा सा, यूपीएलए यानी यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है उतने उसमें कितने सदस्य हैं, 403, 403 तीन विधानसभाएं सीटें हैं। और जो यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें कितने हैं, 100, ये भूलिएगा मत, ठीक है, पूछता है भाई। और विधान परिषद में देख लीजिएगा किसको किसको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, शिक्षक विधायक होते हैं, ग्रेजुएट्स के भी विधायक होते हैं, ठीक, इस बात को याद रखना है, ठीक ठीक है। तो 79 का क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक, 171। आगे चलते हैं, हाँ, द यूपी चीफ मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सेम क्वेश्चन है भाई, ये सेंटर के लिए भी है। आर्टिकल 75 के तहत प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, और ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करती है राष्ट्रपति को कि किस विषय पे कानून बनाना है या क्या लागू करना है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे भी काम करता है, वही चीज कहाँ लागू होती है, राज्य में लागू होती है। तो पहला क्या है, यूपी चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है, चीफ मिनिस्टर के क्या करेगा, एक मंत्रिपरिषद की, यूपी की मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। दूसरा क्या है, दिस पावर्स अलाइंस विद द आर्टिकल 174 अलाइंग द गवर्नर टू एक्ट ऑन सच, बिल्कुल सही बात है, गवर्नर मना नहीं करता है, ठीक है, मना कर भी नहीं सकता, क्यों, संविधान से हाथ बंधे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर करेगा वही गवर्नर करेगा, स्पेशली सरकारी काम में, ठीक है, भले ही वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन गवर्नर एडवाइस पे काम करता है, किसके, चीफ मिनिस्टर, और मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 80 का ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमने यहां तक क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, तो लगभग खत्म हो गया है, ठीक है, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच।